नमस्कार दोस्तों, टॉपिक चल रहा था अपना संधि का। संधि पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया था कि हमने तो स्वर संधि की बात कर ली थी। ये बात कर ली थी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। वैसे संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से बताए थे? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद है, लेकिन व्यंजन नहीं पढ़ी है और विसर्ग नहीं पढ़ी है, तो क्रम से पढ़ते हैं। आज हमें पढ़नी है कौन सी? व्यंजन संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। तो टॉपिक रहेगा अपना आज व्यंजन संधि। तो हिंदी में व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। आप बोलोगे कि मैं से संबंधित नियम है, छह से संबंधित नियम है, तय से संबंधित नियम है, तो वो नियम है, वो प्रकार नहीं बोले जा सकते। तो व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। देखिए, पहले आपको साथ साथ लिखना नहीं है, हमेशा की तरह पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे, टॉपिक हो जाएगा क्लियर। और रही बात उदाहरण की, तो एक बार देख लो, जो स्वर संधि हमने पढ़ी कि उसके एग्जाम्पल नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि स्वर संधि के एग्जाम्पल हम टॉपिक के तुरंत बात कर लेते तो हमें पता ही चल जाता है स्वर संधि, क्योंकि अभी कौन सी पढ़ाई थी? स्वर संधि पढ़ाई थी, तो उसी के एग्जाम्पल होंगे। देखिए, हम ऐसा करेंगे, व्यंजन, स्वर और विसर्ग तीनों पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एक उदाहरण की क्लास अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अब व्यंजन संधि। तो बात करूं मैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन क्या होती है? व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, तो स्वर इसके व्यंजन के कोई भेद पूछ ले, कितने हैं? कोई प्रकार इसके नहीं होते। स्वर के पूछ ले तो 5 हैं। ठीक है, इसके बाद हम विसर्ग पढ़ेंगे। तो हिंदी में व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, यानी कि आदेश होते हैं कुछ। ठीक है, उनकी बात हम करते हैं। जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि व्यंजन संधि पहचानो, या इसमें शब्द में कौन सी संधि है, तो वो हमें कैसे पहचानी है, इसकी बात हम आज करते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या रहेगा? वर्ग जो एक है, गै अंगे जो है ना, ये सारे ये वर्ण है, ये वर्ग है, यानी कि कै ख ग, ये सारे क्या हैं? व्यंजन है। ठीक है, इन्हीं से हमें आज बात करनी है व्यंजन संधि की। तो देखिए, इन्हीं से बात करनी है आज व्यंजन संधि की। तो यदि किसी वर्ण को बदलकर दूसरा वर्ण लिखना हो, या किसी नए वर्ण का आ जाना, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। देखिए, ये बात आपको एक बार समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार लिखकर समझते हैं इसे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन जहां दिख जाए आपको, सीधा कौन सी संधि करनी है? व्यंजन संधि। एक बार लिख रही हूं मैं, ये बात आपको साथ साथ नोट नहीं करनी है। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ण यानी कि कै का ग में परिवर्तन। एक बार नोट्स नहीं बनाने हैं, समझ लीजिए, इतना दिमाग नहीं है, हम साथ साथ लिख लेंगे, साथ साथ समझ लेंगे। समझने की कोशिश कीजिए एक बार। तो वर्ग के पहले अक्षर का वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कौन सी संधि है? ये इसके नियम है व्यंजन संधि के। जैसे कि करके दिखाओ, जैसे कि वागीश है, करो संधि छेद, वाक प्लस ईश। कै का किस में हो रहा है? हमें ये तो पता है इसका वागीश बनेगा, लेकिन कैसे बन रहा है? ये कै किस में परिवर्तन हो रहा है? गै में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। देख, प्लस अंत, इसे प्लस नहीं धन बोला जाता है हिंदी में। तो दिक धन अंत, इसका क्या बनेगा? अंत का बताइए, कौन बताएगा? तो दिगंत बनेगा। क्यों बनेगा? कौन सी संधि है? ये कै है और यहाँ गै बन रहा है, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा नियम है इसका, वो देखो। पहला समझ में आ गया, ज्यादा उदाहरण की बात नहीं करेंगे, उदाहरण मैंने बोल दिया ना, अलग से क्लास होगी। तो वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब कौन सा? पहले का पांचवें में परिवर्तन, पांचवें में परिवर्तन। तो देखो, पहले का पांचवें में परिवर्तन करके दिखाओ कैसे होगा। जैसे कि पहले का, ये पहला है कै, जो वर्ग का पहली जो लाइन है ना, उसकी बात करें,
और पहले पहले अक्षर का किस में अंग है, इस प्रकार से। यानी कि पांचवें वर्ग में चयन, पांचवें वर्ग में उनका वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि देखा है कभी ऐसा, या फिर ऐसा देखा है? कौन सा सही है? तो ये इसका संधि विच्छेद है। ऐसे किसमें परिवर्तन होगा? ये अंगह में होगा ना, पता है। तो ये किस संधि के कारण हो रहा है ऐसा? किस संधि के कारण है? व्यंजन संधि के कारण। ठीक है, एक बार थोड़ा थोड़ा समझते चलो, लिखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएंगी ये बात। ठीक है, तो त हमेशा किस में बदलेगा? न में बदलेगा। इसी प्रकार से पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन किस संधि का नियम है? व्यंजन संधि का नियम। अब बात करें छह संबंधी नियम की। एक आएगा इसमें आगे छह संबंधी नियम। इसमें क्या है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें होता है ह्रस्व और दीर्घ। इसके आधार पर ये नियम काम करेगा। कैसे? तो जो ह्रस्व होता है ना, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं? तो ये एक ही ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए एक बार, ए ई उ री, ये जिनको बोलने से कम हवा मुख से बाहर निकले, कितनी हवा, यानी कि मुख से थोड़ी कम हवा बाहर निकले, वो कौन से होते हैं? ह्रस्व होते हैं। जिसे कम हवा। तो फिर दीर्घ कौन से होते हैं? दीर्घ होते हैं जैसे आ ई, जो बड़ी होती है ना, ईख वाली, ऊ आए ओ आओ, ये सारे क्या है? ये आएंगे दीर्घ में, कि जिनको बोलने से ज्यादा हवा मुख से बाहर जाए, वो कौन से होंगे? वो होंगे दीर्घ। ठीक है, दीर्घ यानी कि बड़े याद रख लीजिए। तो इनके साथ छह आ जाए तो क्या होगा? च बन जाएगा। इतना ध्यान में रखना है। जहां छह का च बनता दिख रहा हो, पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो कौन सी करनी है? व्यंजन संधि। क्लियर है यहां तक? के का दो उदाहरण बताओ। देखो, जैसे कि परिच्छेद है, परिच्छेद का क्या बनेगा? परिच्छेद बनेगा ना। क्या आ रहा है जो मैंने बताया था, इसके साथ छह के साथ क्या आ जाए? च बनेगा। छह के साथ जहां भी च बनता दिख जाए, जहां भी ये दिख जाए ना, संधि कर देना बिना सोचे समझे, विसर्ग। ठीक है, जैसे सब छंद है, ऐसे ही बनेगा ना। ये देखो, अब बनाओ, इसका क्या बनाओगे? च के साथ छह, कौन सी संधि है? जहां भी दिख जाए बिना सोचे समझे कर देना बेशक। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब देखो नया नियम, तो अब देखते हैं त का नियम। त संबंधी नियम आएगा इसमें। ये मत करना एक बार समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझ लो, उसके बाद दोबारा से नोट करेंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं त संबंधी नियम। त संबंधी नियम इसमें क्या है? तो देखो एक बार, बात करें तय संबंधी नियम, पहला और दूसरा च और छ, च और छ के बाद में क्या आता है? ज और झ झंडा वाला, ट टमाटर वाला, और ठ ठठेरा वाला, ड डलिया, ढ से ढक्कन वाला, ढ है, और ल, ये क्या लिख दिए? तो समझो एक बार, अगर च और छ जहां बनेगा ना, च और छ का क्या बन जाए? ज बन जाए। कौन सी? च और छ का, इसमें च आएगा, ये बड़ा च मानना है इसमें। च और छ में बड़ा कौन है? च। ज और झ में बड़ा कौन है? ज। एक बार समझ लो, उसके बाद बताऊंगी क्यों लिखवाए हैं ये। और ट और ठ में बड़ा कौन है? ट। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा, और इनमें तो ल ही बड़ा। तो इसमें जैसे कि उदाहरण करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तय संबंधी नियम जहां भी ये दिखे क्या बनाना है इनका? तय संबंधी नियम हमें याद आ जाना चाहिए। जैसे कि ये तय बन रहा है, उत प्लस चारण या उत वो धन चारण, तो क्या बन जाएगा? बताइए, हमें ये पता है ये शब्द क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? उच्चारण।
उच्चारण। तो ये क्यों बन रहा है च, जहां तय का क्या बन जाए, च बन जाए, तय का च बनेगा। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब बात समझ में आ रही है, जैसे कि ये इससे समझो, सत जन, सत धन जन, तो क्या बनेगा, बड़ा कौन, ज, तो ज लेना है, सज्जन। समझ में आई बात। इसका बताऊं तो जैसे उड्डयन है, उड्डयन, क्या बन जाएगा, उड्डयन। जो बड़ा है ना वही ले लेना है। इस प्रकार सब कोई भी शब्द आपको दिखे जिसमें तय का च और तय का ज और तय का ट, तय का ढ और तय का ल बन रहा हो, कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब बात करते हैं श, और श का नियम भी है इसी में। देखो वो कैसे है, श और श। एक तो ये श है, ये क्या है तय संबंधी नियम की हम बात कर रहे हैं। तो देखो लिखो एक बार, तय और च लिखना है, एक बार समझना नहीं है। देखो श और छ, त और द, और क्या लिखेंगे, है और ध, धनुष वाला आएगा। ठीक है, नोट करो एक बार। तो देखिए क्या है यहाँ पर करना है हमें तय और च। यहाँ पर तय च में बदल जाता है हमेशा, बड़ा स हमेशा छ में बदल जाता है। कौन किस में बदलेगा, एक बार फिर से समझो। तय किस में बदलेगा, च में बदल जाएगा। स किस में बदलेगा, छ में बदल जाए तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यानी कि बड़ा श है तो बड़ा छ आएगा, छोटा स है तो बड़ा छोटा छ आएगा। समझ गए बात, ठीक है। अब देखो नए संबंधी नियम, ज्यादा हार्ड नहीं है, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नए संबंधी नियम, इसमें क्या करना है, तो नए संबंधी नियम में करना है जैसे कि ऋषि लिखो, री क्या होगा इस ऋषि का। तो देखिए अब बात करें हम नए संबंधी, तय संबंधी समझ में आ गया, तो नए संबंधी देखो एक बार लिखो ये व्यंजन जो मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। इसका क्या नियम है, तो जहां या जैसे कि परिणाम है, परि प्लस नाम क्या बन जाएगा, परिणाम। क्यों बन जाएगा, कौन सी संधि का कारण है, व्यंजन का प्रमाण है, प्रमाण। देखो एक बार क्या मान आएगा तो क्या बन जाएगा, प्रमाण बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, न हमेशा न में बदलेगा, न हमेशा किस में बदल जाएगा, न हमेशा बदल जाएगा न में, क्योंकि न संबंधी नियम है ये, और न हमेशा न में बदल जाएगा। जैसे कि रामायण है, राम धन अयन, तो इसमें भी न किस में बदला है, न में। जहां भी आपको न में बदलता दिखाई दे, समझ जाना कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट नियम देखो, तो अगला नियम है मैं संबंधी नियम। देखो न संबंधी आ जाएगा, न किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। अब देखो मैं संबंधी नियम, म संबंधी नियम, म संबंधी नियम में क्या होगा, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक के जो नाक से बोले जाते हैं, अंग, न, न, म, ये सारे इनमें बदल जाएगा। जैसे कि समकलन है, मैं ऊपर लग जाएगा, इनकी जो बिंदी होती है ना इसमें ऊपर चली जाती है, वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि का ये क्या है। तो देखो मैं संबंधी नियम, व्यंजन संधि का एक नियम है मैं संबंधी नियम। तो जिस वर्ग का व्यंजन आता हो उसी का नासिक में बदल जाता है। जैसे कि अंग है, अण है, न है, मैं है, न है, ये सारे इसमें। जैसे कि समकलन आ जाए, सम धन कलन, ये क्या है, समकलन। तो यहाँ
संकलन बनेगा। ये बिंदी बनकर कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो ये संकलन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मैं संबंधी नियम, यानी कि ये बिंदी बन जाता है। ठीक है, अनुस्वार जिसे बोलेंगे। तो अब बात करें सह संबंधी नियम की, तो देखो सह संबंधी नियम, सह संबंधी नियम, सह संबंधी नियम में क्या होगा, जैसे कि जो ये सह होता है ना, इस सह से का ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अभिषेक है, अभिधन, अभिधन शेक, सड़क वाला, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, षटकोण वाले सह में। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। क्या कोई हार्ड बात इसमें, कोई हार्ड बात नहीं है। जैसे उदाहरण करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, संधि आपके बिना उदाहरण के नहीं आने वाली। जैसे कि निषेध है, पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो पहले तो बना के देखेंगे ये सेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी संधि बन गई, व्यंजन संधि। ठीक है, कोई हार्ड बात है ही नहीं। अब लिखते हैं इनको। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। लिखो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि के क्या लिखेंगे, तो हमें लिखना ये, यदि स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, और या व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। बनाओ अच्छे से नोट्स। लिखो यदि स्वर के साथ व्यंजन, यदि स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर, या व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ, या व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का योग होता हो, व्यंजन वर्ण का योग हो, कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन। संवर्धन व्यंजन, संवर्धन व्यंजन, या व्यंजन और स्वर, या फिर व्यंजन और व्यंजन। कौन सी जो संधि है ये, व्यंजन संधि। तो हिंदी व्यंजन में नहीं, हिंदी की जो ये संधि है इसमें व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। तो लिखो हिंदी में व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो। अब बात करें नेक्स्ट, हो गई इतनी बात। अब देखो आगे, लिखो क्या लिखना है व्यंजन संधि में, कि व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं। लिखो फिर, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब लिखेंगे हम नियम और उनके थोड़ी बहुत कुछ उदाहरण। ठीक है, तो देखो क्या नियम होते हैं। सबसे पहले लिखो, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन,
लिख ली इतनी बात। अब लिखो नियम। अब चालू हो रहे हैं अपने नियम। क्या लिखना है? वर्ग के पहले वर्ण का, खो वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ण का, पहले वर्ग लिखो, पहले वर्ग का, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। समझ जाओगे या फिर वर्ण ही कर लो, एक ही बात। देखो कौन से, जैसे कै च ट त प, ये हो गए पहला वर्ण तो यही है, कै च ट त और प। तीसरा वर्ण कौन सा होगा इसका? तो ग। च वाली लाइन में तीसरा वर्ण ज, त वाली में ड, द और ब। ये हो गया पहला वर्ण और ये हो गया तीसरा, यानी कि पहले का तीसरे में, पहले का तीसरे में, पहले का तीसरे में, ऐसे। आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एक आधा उदाहरण देख लेते हैं, दिग्गज कर लो। दिक धन गज, दिक धन गज, दिग्गज। समझ में आ गई बात? और क्या लिखें? ऋग्वेद लिख सकते हो, ऋक धन वेद, ऋग्वेद। ये हो गया पहला नियम। ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, देख लो पहला नियम, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम, समझ में आ गई ये बात? स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आगे दूसरा नियम लिखो। क्या लिखना है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। लिखो फिर वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पहले में परिवर्तन, कै च ट त और यही है। अंग्य हो गया, न और न, सिर्फ आपके समझने के लिए है, पांचों लिख लेना। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन क्या बनाओगे? तत्मय है, तत् धन मय, तत् धन मय क्या बनेगा? ये बन गया, किसका किस में परिवर्तन हो रहा है? तय का न में, तय का न में हो रहा है ना। बस इसी प्रकार आपको कर लेने हैं। त हमेशा न वर्ण में बदलेगा, लिखो त हमेशा न वर्ण में बदलेगा। लिखवाने वाली बात तो है नहीं, ऊपर लिखवा दी मैंने, न वर्ण में बदलेगा, फिर भी लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं छ संबंधी नियम की। समझ में आ रही किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अब बात करें छह संबंधी नियम, तो लिखो छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम, इसमें क्या करना है? अश्व दीर्घ धन
छह, क्योंकि छह का नियम है तो छह की चलेगी। तो हाशिए कौन से होते हैं बताओ? ए, ई और ऊ और री। कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ, री। ए, ऊ, ई, री। ठीक है, लिखो ए और ई, ऊ, री। ई, ऊ और री क्या होते हैं? जिसे बोलने में कम हवा मुख से बाहर निकले। लिख लो ये बात भी, कम हवा मुख से बाहर निकले। मुख से बाहर निकले, ठीक है। और दीर्घ कौन से? तो दीर्घ ए, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? दीर्घ में आएंगे। जिन्हें बोलने में ज्यादा हवा मुख से बाहर निकले। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ और ओ। ठीक है, तो इनके साथ छह आ जाए तो किस में बदलेगा? छह में बदलेगा। बिल्कुल हार्ड भाषा नहीं है ना, अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो उदाहरणों से आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। तो देखो लिखो फिर क्या आ जाए इनके साथ? छह आ जाए तो च में बदलेगा। लिखो छह के नियम में किन के साथ आ जाए? इनके इन अक्षरों के साथ अगर क्या आ जाए? छह आ जाए तो हमेशा च में बदलेगा। लिखो इनके साथ छह आ जाए तो च बनेगा। इनके साथ छह आ जाए तो च बनेगा। च बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कि अनुधन छेद है, बनाओ क्या बनेगा इसका? बन गया ना अनुच्छेद। यानी कि क्या समझ में आया आपको? जहां च छ दिख जाए व्यंजन बन जाएगी संधि। लिख लो ये बात भी, जहां ये शब्द मिल जाए आपको इकट्ठे दिख जाए तो व्यंजन संधि होगी। क्लियर है इतनी बात? कुछ हार्ड है इसमें? नहीं। अब देखो नेक्स्ट नियम, इतना स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट लिखो फिर। लिख ली इतनी बात? अब लिखो त संबंधी नियम। त संबंधी नियम। अब बात करते हैं त संबंधी नियम की। देखो क्या छ छ ज झ ट ठ ड ढ और ल। क्या समझ में आए इससे कि इनके साथ क्या आ जाएगा? तय जुड़ जाएगा। जहां भी ये शब्द दिखेगा वो किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। तो लिखो छ और छ, बड़ा कौन? छ। जहां छ छ दिखे छ ही होगा। जय झ में बड़ा कौन? जय। कौन बड़ा? जय बड़ा। त और ठ में बड़ा कौन? त बड़ा। अब ड और ढ में बड़ा कौन? ड। और ले समझेंगे कैसे? जैसे कि जहां डबल च दिखे तो व्यंजन संधि, जहां डबल च दिख जाए तो त संबंधी नियम लागू होगा। जैसे कि उत्धन चारण, तो क्या बनेगा?
उच्चारण। अब इससे आसान भाषा में क्या बताऊं। उत धन चारण क्या बन जाएगा, उत्तान। जैसे कि सत धन जन क्या बन जाएगा, सज्जन। जहां डबल क्या दिख जाए, डबल च दिख जाए, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ये बात लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बात लिखवाई नहीं जाती, समझ लो आप। अब तय में संबंधी नियम भी है, वो भी नोट कर लो। देखो एक बार लिख लो, तय और च। तय च तय छ ठ ऐसे का ऐसे एक बार नोट करो, आपको समझ में आ जाएगा फिर। ह और ध, ठीक है। तो जैसे कि उत धन सवास आएगा तो उच्छवास हो जाएगा, सत धन शास्त्र आ जाए तो सच्छास्त्र हो जाएगा, जहां बड़ा श हो तो बड़ा छ आएगा, ठीक है। तो एक बार उदाहरण देख लो आप इसके, आपको ये बात समझ में ही आ जाएगी। उत धन सवास क्या बन जाएगा, उच्छवास। स का छ बन गया, समझ में आया, यानी कि तय का च बनेगा, स का छ, दे का द और है का धा बन जाएगा। कौन सी संधि कर देनी है, व्यंजन संधि। एक उदाहरण और लिख लो इसमें, शतधन शास्त्र। करके बताओ क्या बनेगा। अब शाह लिखना जरूरी नहीं है, स का तो छ बन गया, ठीक है। तो यहाँ तय च में बदल जाता है और श हमेशा छ में बदलेगा। ये बात यहाँ पर तो लिखवा तो रखी है, लेकिन एक बार फिर से लिख लो, क्या बनेगा। यहाँ तय च में बदल जाता है, यहाँ तय च में बदल जाता है, बदल जाता है, और बड़ा श हमेशा छ में, बड़ा श हमेशा ही किस में बदलेगा, छ में बदल जाएगा, बदल जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, तो व्यंजन संधि। और यहाँ पर यानी कि जो बड़ा सहना है तो बड़ा छ आएगा, छोटा सा हो तो छोटा छ आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो लिखो बड़ा श है तो बड़ा छ आएगा, इसी की बड़ा श है तो बड़ा छ यानी कि पूरा छ ही आएगा, कोई हार्ड बात नहीं है। अब देखो न संबंधी नियम, ठीक है, इतनी बात का स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अब बात करते हैं न संबंधी नियम की। नियम, न संबंधी नियम लिखो, जो पहले बताया था ऋषि, ये र और श षटकोण वाला श। तो यहाँ पर मोटा मोटी बात क्या है कि ये जो न है ना, वो किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। जैसे कि परिधन नाम, रामधन अयन, प्लस नाम, परिधन नाम, तो ये क्या बन जाएगा, परिणाम बन गया।
ये रामायण बन गया। ये प्रमाण, प्रधन, मान, ये क्या बन गया है? यानी कि यहाँ पर मोटा मोटी बात क्या है, किसका न हो रहा है? जहाँ ये न है ना, उसका न बना देना है। कौन सी संधि है? जहाँ ये न में बदल रहा हो, कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि। जैसे कि रीधन न ना, तो ये ऐसे ईर्ण बन रहा है, तो संधि कौन सी? व्यंजन संधि। पहचान जाओगे अब तो। अब देखो अगला नियम लिखो, इतना स्क्रीनशॉट लो पहले। समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या लिखना है? मैं संबंधी नियम लिखो, मैं संबंधी नियम। अब बात करें हैं मैं संबंधी नियम की। तो मैं संबंधी नियम में क्या होगा? जिस वर्ग का व्यंजन आता है, लिखो ये बात, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का, किसका? जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का नासिक्य वर्ग, उसी का नासिक्य वर्ण। कौन कौन से अंग नहीं है क्या? न नहीं है क्या? ण नहीं है क्या? न और मैं नहीं है क्या? इसमें बिंदी ऊपर चली जाएगी, जैसे कि समधन कलन है। कैसे लिखोगे इसको? ऐसे क्या? सही है क्या? नहीं, संकलन होगा, संकलन होगा। मैं की क्या बन गई? बिंदी बन गई यहाँ पर, क्योंकि नासिक के सवर है। ठीक है, संविधान है, समधन विधान, समधन विधान है। यानी कि ये मैं हटा देना है, सीधी सी बात बताऊं आपको, ऐसे। और क्या अनुस्वार लगा देना है, ऊपर बिंदी लगा देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सह संबंधी नियम की। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सह संबंधी नियम, सॉरी लिखो पहले इतना, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं सह संबंधी नियम। सह संबंधी देखो, अब कौन सा सह? सड़क वाला सह षटकोण वाले सह में बदलेगा। सीधी सीधी बात बताऊं अगर मैं आपको, जैसे कि अभिषेक है, क्या बन जाएगा? अभिषेक। और बताओ एक आधा शब्द, जैसे गए निषेध बता दिया था, अनुसंगी है, अनुधन संगी, क्या बनेगा इसका? अनुषंगी। ठीक है, यानी सड़क वाला सह किसमें? षटकोण वाले सह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। तो आज कंप्लीट हो गई हमारी व्यंजन संधि। आगे हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज।